1999 द डॉट कॉम बूम। इन्वेस्टर्स को लगता था इंटरनेट दुनिया बदल देगा, और वो सही थे। इंटरनेट ने दुनिया बदल दी, लेकिन जिस प्राइस पर लोग इंटरनेट कंपनीज खरीद रहे थे वो गलत था। फिर आया 2008। लोगों को लगता था रियल एस्टेट कभी क्रैश नहीं हो सकती। हर घर एक इन्वेस्टमेंट था, हर लोन एक अपॉर्चुनिटी थी, और फिर पूरा सिस्टम टूट गया। अब 2026 में दुनिया एक नए ड्रीम पर बेट लगा रही है, SpaceX, एंड सबको लगता है दिस टाइम इट्स डिफरेंट। SpaceX एक कंपनी जिसे कुछ लोग ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बोल रहे हैं, एक कंपनी जिसे कुछ एनालिस्ट नेक्स्ट $1 ट्रिलियन जायंट मान रहे हैं, जिसके IPO को ऑलरेडी सेंचुरी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहा जा रहा है। लेकिन हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, हर फाइनेंशियल बबल की शुरुआत एक ही सेंटेंस से होता है, दिस टाइम इट्स गोना बी डिफरेंट। और शायद सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि SpaceX के केस में हो सकता है लोग सही भी हो, क्योंकि अगर हम सिर्फ इनोवेशन की बात करें तो SpaceX ने वो अचीव किया है जो कुछ डेकेड्स पहले साइंस फिक्शन लगता था। रियूजेबल रॉकेट्स, कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस, ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मार्स कॉलोनाइजेशन के प्लान्स, ये सब कोई छोटी अचीवमेंट्स नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट इनोवेशन को रिवॉर्ड नहीं करता, बल्कि वैल्यूएशन को करता है। और इसी वजह से SpaceX IPO सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग नहीं है, ये एक टेस्ट है कि इन्वेस्टर्स फ्यूचर के लिए कितना पे करने को तैयार हैं। क्योंकि SpaceX इन्वेस्टर से प्रेजेंट खरीदने को नहीं कह रहा, वो इन्वेस्टर से फ्यूचर खरीदने को कह रहा है। और फ्यूचर की प्राइसिंग करना हिस्ट्री के सबसे डेंजरस गेम्स में से एक रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये IPO इतना डिफरेंट क्यों है। SpaceX अप्रोक्सीमेटली $75 बिलियन रेज करना चाहता है एट अ वैल्यूएशन जो ऑलरेडी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में इसे खड़ा कर देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात वैल्यूएशन नहीं है, इंटरेस्टिंग बात है कि IPO का स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल IPO से काफी अलग नजर आ रही है। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स को IPO एलोकेशन का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, अराउंड 5 और 10%। बाकी का मेजर पोर्शन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास चला जाता है। लेकिन इस बार रिटेल पार्टिसिपेशन अनयूजुअली हाई रखी गई है। सरफेस लेवल पर ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिंग लग सकता है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स एक और सवाल पूछ रहे हैं, जब हाइप अपने पीक पर हो और पब्लिक पार्टिसिपेशन अग्रेसिवली इंक्रीज की जा रही हो, तो बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको मिलता है, नए इन्वेस्टर्स को या पहले से अंदर बैठे इन्वेस्टर्स को? और कहानी यही खत्म नहीं होती। फिक्स्ड प्राइसिंग स्ट्रक्चर, रेड्यूस्ड पार्टिसिपेशन बैरियर्स और लिस्टिंग के बाद एक्सपेक्टेड लिक्विडिटी डायनामिक्स ने मार्केट ऑब्जर्वर्स को डिवाइड कर दिया है। कुछ लोग इसे फाइनेंशियल इनोवेशन कह रहे हैं और कुछ लोग इसे हाइप को मैक्सिमाइज करने का मैकेनिज्म। एंड डिस्पाइट ऑल दिस, किसी को पता ही नहीं है कि SpaceX की सही वैल्यूएशन क्या होगी। कहते हैं अगर वैल्यूएशन को समझना है तो पहले बिजनेस को समझना पड़ेगा, और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि इन सब डिबेट से पहले एक और बेसिक सवाल का जवाब किसी पे नहीं है कि SpaceX एक्चुअली है क्या, एक रॉकेट कंपनी या एक टेलीकॉम कंपनी या एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या फिर सब बस एक स्टोरी है, एक स्टोरी जो दुनिया को बेची जा रही है। आज अगर आप किसी एवरेज इन्वेस्टर से पूछोगे कि SpaceX क्या करता है, तो जवाब सिंपल होगा, रॉकेट्स। लेकिन वॉल स्ट्रीट रॉकेट्स को वैल्यूएशन का मेन रीजन नहीं मानता। वॉल स्ट्रीट कुछ और देख रहा है, वो है स्टारलिंक। और हो सकता है कि SpaceX IPO की असली स्टोरी भी रॉकेट्स ही नहीं बल्कि स्टारलिंक ही हो सकता है ये SpaceX IPO नहीं बल्कि SpaceX के नाम से ब्रांड करके लोगों को Starlink IPO बेचा जा रहा है। क्योंकि जब आप कंपनी के डिफरेंट बिजनेसेस को अलग करके देखते हो तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। रॉकेट लॉन्चेस, मार्स विजन्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एक्साइटिंग है, लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजें फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज हैं। एक ऐसी चीज जो आज रियल है, स्केल पर है और रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो है स्टारलिंक।
thousands of satellites, millions of users, global internet infrastructure और एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो रिकरिंग रेवेन्यू क्रिएट करता है। इसीलिए बहुत से एनालिस्ट स्पेसएक्स को रॉकेट कंपनी की तरह वैल्यू नहीं करते। वो इसे एक फ्यूचर टेलीकॉम जायंट की तरह देखते हैं, एक ऐसी कंपनी जो कम्युनिकेशन, डिफेंस, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और शायद फ्यूचर एआई नेटवर्क्स का बैकबोन बन सकती है। और यही वजह है कि वैल्यूएशन इतनी अग्रेसिवली बढ़ रही है। इन्वेस्टर्स रॉकेट्स नहीं खरीद रहे, इन्वेस्टर्स पॉसिबिलिटीज खरीद रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज की प्राइसिंग करना हिस्ट्री के सबसे डेंजरस गेम्स में से एक रहा है, क्योंकि हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैल्यूएशन एक अजम्पशन पर खड़ी होती है। अजम्पशन की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, अजम्पशन में कोई कंपटीशन नहीं आएगा, अजम्पशन की रेगुलेशन प्रॉब्लम नहीं बनेगी, और इस अजम्पशन की फ्यूचर एग्जैक्टली वैसे अनफोल्ड होगा जैसे इन्वेस्टर्स आज इमेजिन कर रहे हैं। और जब वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन टेरिटरी में एंटर कर जाती है, तब सवाल कंपनी की क्वालिटी का नहीं रह जाता, सवाल प्राइस का हो जाता है। और यही स्पेसएक्स आईपीओ के सेंटर में बैठा हुआ $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है। क्या स्पेसएक्स एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनी है? प्रोबेबली यस, लेकिन क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनी का मतलब ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है? हिस्ट्री का आंसर है नहीं। सिस्को, अमेज़न, टेस्ला, इंटरनेट सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे, लेकिन इन्वेस्टर्स ने किस प्राइस पर एंट्री ली, उसने उनके रिटर्न्स डिसाइड किए। .com बबल में प्रॉब्लम इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट ने वाकई दुनिया बदल दी, प्रॉब्लम थी वैल्यूएशन की। सिमिलरली हाउसिंग क्राइसिस में प्रॉब्लम घर नहीं थे, प्रॉब्लम थी प्राइसिंग की। और इसीलिए आज स्पेसएक्स के अराउंड सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट कंपनी की क्वालिटी नहीं है, डिबेट वैल्यूएशन को लेकर है, क्योंकि कुछ एस्टिमेट्स स्पेसएक्स को सिग्निफिकेंटली लोअर वैल्यू देते हैं, कुछ एस्टिमेट्स उससे और भी ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं, डिफरेंस hundreds of billions of dollars। और जब एक्सपर्ट्स ही अग्री नहीं कर पा रहे कि कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है, तब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्साइटमेंट और कॉशन दोनों जरूरी हो जाते हैं। लेकिन वैल्यूएशन स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट है, क्योंकि असली कंसर्न शायद उसके बाद शुरू होता है, और वो कंसर्न है मार्केट स्ट्रक्चर। क्योंकि आईपीओ के बाद एक और रेस शुरू हो जाती है, इंडेक्स इंक्लूजन की रेस। डिकेड से स्टॉक मार्केट का एक सिंपल स्ट्रक्चर रहा है। पहले कंपनीज प्राइवेट इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करती हैं, फिर पब्लिक लिस्टिंग होती है, उसके बाद मार्केट उन्हें ऑब्जर्व करता है, टाइम के साथ परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है, और उसके बाद मेजर इंडाइसेस में इंक्लूजन कंसिडर किया जाता है। ये प्रोसेस स्लो था, और स्लो होने का एक डेलिबरेट रीजन था कि मार्केट को टाइम मिलता था कंपनी को इवैल्यूएट करने का। लेकिन आज फाइनेंशियल मार्केट्स में एक नया ट्रेंड भी दिख रहा है, बिगर कंपनीज, फास्टर इंक्लूजन्स और ज्यादा पैसिव मनी। ऑफिशियली रूल्स किसी एक कंपनी के लिए नहीं बनते, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि मेगा कैप कंपनीज के लिए रूल बुक इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल होती जा रही है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो इम्प्लीकेशंस सिर्फ स्पेसएक्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि आज दुनिया का एनॉर्मस वेल्थ एक्टिवली मैनेज फंड्स में नहीं, पैसिव इंडेक्स फंड्स में पड़ा हुआ है। रिटायरमेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, 401ks, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स ETFs। लाखों करोड़ों लोग अपना पैसा मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक पिक करके नहीं, इंडाइसेस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और जब कोई कंपनी मेजर इंडेक्स में एंटर करती है, तो पैसिव फंड्स को उस स्टॉक को खरीदना पड़ता है, फिर चाहे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव हो, चाहे एक्सपेंसिव या चीप हो, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। आज जैसे रूमर्स है कि स्पेसएक्स ने नैस्डैक को जिस तरह प्रेशर की, वो अपने सीजनिंग ड्यूरेशन बदले, स्पेशली द फास्ट एंट्री रूल, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए थी। बट अब इस वजह से स्पेसएक्स लिस्टिंग के 15 डेज के अंदर ही नैस्डैक 100 में शामिल हो जाएंगे। और आज अगर स्पेसएक्स ऐसा कर सकता है, तो चैटजीपीटी, एंथ्रोपिक जैसे कंपनीज भी S&P 500 पर प्रेशर बनाए कि वो भी अपनी रूल बुक मेंड करे, जो कि इवेंचुअली रिस्क बढ़ाता है वर्किंग क्लास का।
और यही वजह है कि कुछ एनालिस्ट इस आईपीओ को सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं बल्कि एक पोटेंशियल वेल्थ ट्रांसफर इवेंट के रूप में देख रहे हैं। एक ऐसा इवेंट जो आने वाले टाइम में कैपिटलिज्म को इवॉल्व कर सकता है, क्योंकि पब्लिक मार्केट में सब लोग एक ही वक्त पर एंटर नहीं करते। सबसे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट आता है, फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स, फिर इनसाइडर्स और उसके बाद एम्प्लॉइज और इंस्टीट्यूशंस और सबसे लास्ट में आता है रिटेल इन्वेस्टर। और अगर उसके बाद इंडेक्स इंक्लूजन होती है तो पैसिव मनी ऑटोमेटिकली फ्लो करना शुरू कर देता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि स्पेसएक्स फेल हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वैल्यूएशन जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है एंट्री पॉइंट, क्योंकि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपनी भी पूर इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर उसके लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी से ज्यादा प्राइस पे किया जाए। और यहाँ तो द इलॉन मस्क फैक्टर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज मस्क का इकोसिस्टम सिर्फ स्पेसएक्स तक लिमिटेड नहीं है। टेस्ला, XAI और मल्टीपल ओवरलैपिंग इन्वेस्टर्स। पिछले कुछ सालों में एक्स की वैल्यूएशन शार्पली डिक्लाइन हुई, रीब्रांडिंग हुई, AI इंटीग्रेशन हुआ और मल्टीपल स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स आए। और नेचुरली इन्वेस्टर्स भी लिक्विडिटी इवेंट्स का वेट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्पेसएक्स आईपीओ किसी को बेल आउट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऐसा कहना एविडेंस के बिना इररेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन एक फैक्ट जरूर है, जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स सालों तक लॉक्ड रहते हैं तब पब्लिक लिस्टिंग उनके लिए लिक्विडिटी क्रिएट करती है। और इसीलिए मार्केट में एक डिबेट चल रही है, क्या ये आईपीओ प्राइमरीली फ्यूचर ग्रोथ के लिए है या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसिव एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। और शायद इस सवाल का जवाब हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। अगर स्पेसएक्स अपने सपोर्टर्स के प्रेडिक्शंस का आधा भी अचीव कर लेती है तो आज की वैल्यूएशन चीप लग सकती है, क्योंकि फिर स्टारलिंक ग्लोबल कम्युनिकेशंस बैकबोन बन सकता है। स्पेसएक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक रियल इंडस्ट्री बन सकती है। मार्स इकोनॉमी इवेंचुअली रियलिटी बन सकती है। और हो सकता है कि आज के स्केप्टिक्स कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव हो जाएं। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से ज्यादा फास्ट भाग रही हैं, तो हिस्ट्री का पैटर्न फिर रिपीट हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसे तब नहीं खोते जब ग्रेट कंपनीज फेल होती हैं। इन्वेस्टर्स पैसे तब खोते हैं जब ग्रेट स्टोरीज के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइसेस पे कर देते हैं। और शायद इसीलिए स्पेसएक्स आईपीओ का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि कंपनी दुनिया बदलेगी या नहीं, मोस्ट लाइकली वो बदलेगी। असली सवाल ये है, क्या मार्केट ने उस फ्यूचर को पहले ही प्राइस में इंक्लूड कर दिया है? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो ये सेंचुरी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और सेंचुरी का सबसे एक्सपेंसिव लेसन भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।